चलिए अब स्टार्ट करते हैं एडवांस टैक्स के साथ। बहुत ही आसान और सिंपल सा चैप्टर। देखिए बड़े सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। 2019-20 के अंदर अगर ये प्रीवियस ईयर है, असेसी अगर इनकम जनरेट करता है तो उसका टैक्स उसे असेसमेंट ईयर में जमा कराना होता है 2020-21। यस और नो? अब असेसमेंट ईयर में भी हमने ड्यू डेट्स डिसाइड कर रखे हैं 31 जुलाई, 30 सितंबर और 30 नवंबर एज द केस में भी। बट आप दो पॉइंट्स को जरा यहाँ समझने की कोशिश करिए। असेसी 2019-20 में कमाता है, 20-21 में उसका टैक्स पे करेगा। तो हो सकता है कि असेसी के ऊपर एक बार में बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन आ जाए अगर वो एक बार में सारा का सारा टैक्स जमा कराता है। भाई सीधी सी बात है, अगर असेसी की इनकम 1 करोड़ पे हुई, ठीक है, और मोटा मोटा मैं मान के चलता हूँ कि मोटा मोटा एग्जैक्ट नहीं है, 30 लाख रुपए का टैक्स अमाउंट उसका बनता है, तो एक पर्टिकुलर डेट पे 30 लाख रुपए जमा करवाना उसके लिए भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट करता है। तो उसी के लिए कॉन्सेप्ट आया एडवांस टैक्स का, पे एज यू अर्न स्कीम। आप जैसे जैसे कमाते जाएं वैसे वैसे टैक्स पे करते जाएं। इसके पीछे एक दूसरा मकसद भी था, मैं आपको बताता हूँ। देखिए गवर्नमेंट के पास जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो क्या है? टैक्सेस है। अब अगर सारे असेसी टैक्स कुछ स्पेसिफिक पीरियड में देंगे तो गवर्नमेंट के लिए भी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट को भी तो अपना रेवेन्यू रेगुलर चाहिए ताकि गवर्नमेंट अपने रेगुलर एक्सपेंडिचर्स कर सके। यस और नो? तो गवर्नमेंट ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि असेसी जैसे जैसे कमाए वैसे वैसे वो टैक्स पे करता रहे। अब इसमें है क्या, मैं आपको एक ब्रीफिंग अगर दूं। 2019-20 प्रीवियस ईयर है, गवर्नमेंट ने क्या किया, 4 डेट्स डिसाइड कर दी कि आपको प्रीवियस ईयर के अंदर ही अपना टैक्स एडवांस में जमा करवाना है। अगर आपका टैक्स का अमाउंट 10,000 रुपये से ज़्यादा है, अगर आपका टैक्स का अमाउंट 10,000 या उससे ज़्यादा है तो आपको प्रीवियस ईयर के अंदर ही उसे 4 इंस्टॉलमेंट्स में जमा करवाना होगा। अब ये मैं सारा आपको इन डिटेल समझाऊंगा, एक एक करके शुरू करते हैं पढ़ना। अंडर दिस कॉन्सेप्ट द गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्स इन एडवांस फ्रॉम द असेसी इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ without waiting for the assessment year. Thus, all the assessee who have taxable income during the relevant previous year shall be liable to pay advance tax as per section 207 provided उनकी इनकम जो है वो 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 209। अब ये निकलेगा कैसे? देखिए इसमें क्या है, असेसी को एक हार्डशिप कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ती है। असेसी को अपनी टोटल इनकम एस्टिमेट करनी पड़ती है कि वो क्या एस्टिमेट करता है 2019-20 में क्या कमाएगा। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा? जी हाँ, आपको एक रफ आइडिया निकालना पड़ता है। द असेसी शैल कंप्यूट द एडवांस टैक्स ऑफ हिज एस्टिमेटेड टोटल इनकम, मतलब 2019-20 प्रीवियस ईयर में जितना वो एस्टिमेट करता है कि वो इतना कमाएगा, उस पर वो अपना टैक्स का अमाउंट कंप्यूट करता है। अब ये आप कहेंगे सर ये तो बड़ा टेढ़ा काम है, मतलब कमाया नहीं और हमें एस्टिमेट करना है। जी हाँ, टेढ़ा काम तो है, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है। जो बेसिकली जितने भी ऐसे असेसी हैं जिनका टैक्स का अमाउंट 10,000 रुपये से ज़्यादा है, उनको एक रफ आइडिया निकालना पड़ता है कि इस साल में कितना कमा सकता हूँ। और आपको एक बात बताऊँ, फॉर द एंटायर ईयर इंक्लूडिंग विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कैपिटल गेन, एक बार को आप सैलरी इनकम निकाल लोगे, हाउस प्रॉपर्टी एस्टिमेट कर लोगे, पीजीबीपी भी एस्टिमेट कर लोगे, बट कैपिटल गेन एस्टिमेट करना, लॉटरी से आप पूरे साल भर में एस्टिमेटेड कितना जीतोगे, ये थोड़ा टेढ़ा काम है। बट फिर भी अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि असेसी के ऊपर कहीं ना कहीं एक अननेसेसरी हार्डशिप है कि चलो बाकी इनकम तो हम फिर भी एस्टिमेट कर लें, लेकिन ये इनकम एस्टिमेट करना थोड़ा सा टेक्निकल टास्क हो जाता है। द टैक्स शैल बी कंप्यूटेड एज पर द रेट्स इन फोर्स, और आप अपनी इनकम जो भी एस्टिमेट करते हैं उस एस्टिमेशन के हिसाब से आप क्या करते हैं, जो भी रेट्स एप्लीकेबल हैं उस रेट से आप टैक्स निकाल देते हैं। अभी आपके मन में 1-2 डाउट आ रहे होंगे, कीप इट, अभी वो ऑटोमेटिक सब क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। कंप्यूटेशन ऑफ एस्टिमेटेड टोटल इनकम, कि आपकी सैलरी हेड में कितनी हो सकती है, एचपी में, पीजीबीपी में, सीजी में, अदर सोर्सेज, क्रॉस टोटल इनकम, आप कितनी डिडक्शन प्लान कर रहे हैं चैप्टर 6A के अंदर,
ठीक है, या कोई रिबेट रिलीफ किसी भी तरीके का है, तो यहाँ पे आपकी आती है टोटल इनकम। उस टोटल इनकम पे आप क्या करते हैं, अपनी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते हैं, और ये सब एस्टिमेटेड है, अभी एक्चुअल कुछ भी नहीं है। उसमें अगर आपका किसी भी प्रकार का टीडीएस एक्सपेक्टेड है कि आपका पूरे साल में टीडीएस कटेगा, तो वो आप माइनस करते हैं। सपोज आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है 50,000 रुपये और आपका साल भर के अंदर सपोज टीडीएस कटेगा 30,000 का, तो वो इसमें माइनस कर देंगे। टीसीएस इफ एनी, टीसीएस क्या होता है, ध्यान से देखिए कुछ ऐसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस हैं जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर प्रोवाइड की गई हैं, जहां पर अगर सेलर बायर को कुछ बेचता है तो उसे जो भी सेल्स कंसिडरेशन ली गई है, किसके द्वारा, सेलर के द्वारा, किससे ली गई है, बायर से, तो जो भी सेल्स कंसिडरेशन ली गई है उसके साथ साथ वो एक अमाउंट लेता है टीसीएस का, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, और सेलर इस अमाउंट को जमा करवाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। एक्चुअली टू कीप द आई ऑन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस, कि सपोज ध्यान से समझना, बायर ने कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करी, सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आप कोई गाड़ी परचेज करते हैं 10 लाख रुपए से ऊपर की पेमेंट है उसकी, तो टीसीएस कटता है उसके ऊपर। अब सपोज बायर ने 20 लाख की गाड़ी खरीदी, तो 20 लाख प्लस टीसीएस का अमाउंट उसे सेलर को देना पड़ेगा, और सेलर उस टीसीएस को कहां जमा करवाएगा, गवर्नमेंट को। अब बायर ने जो टीसीएस दिया है उसका भी उसको क्रेडिट मिल जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट ने टीसीएस का कॉन्सेप्ट इसलिए लेके आई ताकि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पे नजर रखी जा सके कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस जो हैं, अब बायर को क्या करना पड़ेगा, अगर इस टीसीएस का क्लेम लेना है तो अपनी रिटर्न के अंदर इसको शो करना पड़ेगा, तभी वो इस टीसीएस का क्लेम ले पाएगा। तो दोनों को आप माइनस करेंगे, आ जाएगा नेट टैक्स पेबल, और अगर ये 10,000 रुपये या उससे ज्यादा है, ओनली देन द असेसी शेल बी लायबल टू पे एडवांस टैक्स, अदरवाइज नॉट। ये है सेक्शन 208। तो मोटा मोटा एडवांस टैक्स कब देना होता है, जो क्वेश्चन इसमें से बनता है वो ये कि अगर हमारा टैक्स का अमाउंट 10,000 रुपये या उससे ज्यादा है आफ्टर टीडीएस एंड टीसीएस ऑन एस्टिमेटेड टोटल इनकम, तो हमें जो है एडवांस टैक्स जमा करवाना होता है। अब एडवांस टैक्स कैसे होता है, ध्यान से देखिए। देयर आर ड्यू डेट्स फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 211 After calculating the amount of advance, it has to be paid in 4 installments as and when it becomes due. अब कैसे, ध्यान से देखें। आपने क्या किया, अपना टैक्स का अमाउंट निकाल लिया जो भी आपका बनता है, आपको उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करवानी है 15 जून। 15 जून कब का, प्रीवियस ईयर का ही, और कितनी होगी इसमें अमाउंट, 15% ऑफ एडवांस टैक्स, जो भी आपका एडवांस टैक्स बनता है उसका 15%। सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑन और बिफोर 15 सितंबर, 15 सितंबर तक सेकेंड इंस्टॉलमेंट जमा करवानी होती है, मिनिमम 45% ऑफ एडवांस टैक्स। अब देखिए 45% ऑफ एडवांस टैक्स आपका 15 सितंबर तक जमा हो जाना चाहिए, 15% आप ऑलरेडी जमा करवा चुके, तो एक तरह से 45% माइनस 15% आपको सिर्फ 30% जमा करवाना होता है। मैं इसको एक एग्जांपल से लेता हूं ताकि समझ में आए आपको। मिस्टर ए के पास सपोज हमने इनकम एस्टिमेट करी उनकी सैलरीज हेड के अंदर, हाउस प्रॉपर्टी में, कैपिटल गेन्स में और अदर सोर्सेस में, टोटल इनकम आई 540। डिडक्शंस वो लेंगे 10,000 की, टोटल इनकम वो एस्टिमेट करते हैं 5,30,000। अब हमने उनका टैक्स अमाउंट निकाला, फर्स्ट 250 एग्जेम्प्ट करवा दिया, नेक्स्ट 250 12,500 और बैलेंस अमाउंट पे जो है आपका बैलेंस 30,000 पे हमने निकाल दिया एट द रेट ऑफ 20% 6, तो ये आ गया 18,500 रुपये। हायर एजुकेशन सेस एंड हेल्थ सेस जुड़ेगा उसमें 740, टैक्स लायबिलिटी आ गई 19,240। एज्यूम कोई टीडीएस टीसीएस नहीं है, तो अब टैक्स लायबिलिटी उनकी 10,000 रुपये, 10,000 और मोर है, तो उनको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑन और बिफोर 15 जून, यस और नो, कितना करना है, मिनिमम 15%, तो 19,240 का 15%। ध्यान से देखिए, इंस्टॉलमेंट डेट 15/6/2019, टोटल टैक्स ड्यू है 19,240, उसका 15% आपको जमा करवाना है जो आएगा 2,886। तो आपको इतना पैसा 15 जून या उससे पहले जमा करवाना पड़ेगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑन और बिफोर 15 सितंबर, और इस डेट तक 45% ऑफ एडवांस टैक्स आपका जमा हो जाना चाहिए। तो 19,240 है, इसका 45% कितना बनता है, 45% ऑफ
19240. So this is 8658. Yes or no? अब 8658 में ऑलरेडी आप 2886 जमा करवा चुके हो, तो बचा कितना? 5772. Yes or no? तो 45% ऑफ एडवांस टैक्स माइनस टैक्स पेड इन अर्लियर इंस्टॉलमेंट, इतना आपको 15 सितंबर तक जमा करवाना है। इसके बाद अगर आप देखें थर्ड इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर तक 75% ऑफ एडवांस टैक्स जमा हो जाना चाहिए। तो 19,240 है, 75% ऑफ 19,240 कितना हुआ? 14,430। अब इसमें से 8658 माइनस, तो बचा कितना? 5772। 75% ऑफ एडवांस टैक्स पेड इन अर्लियर इंस्टॉलमेंट्स। इसके बाद 19,240 है। अब देखिए फोर्थ इंस्टॉलमेंट 15 मार्च तक हो जानी चाहिए। 100% ऑफ एडवांस टैक्स आपका जमा हो जाना चाहिए। तो 15 मार्च 100% ऑफ एडवांस टैक्स माइनस एडवांस टैक्स पेड इन अर्लियर इंस्टॉलमेंट 19,240 और इसमें से आप 14,430 ऑलरेडी जमा करा चुके हैं, तो 4,810। तो एक तरह से आप क्या करते हैं, अपनी इनकम एस्टिमेट करते हैं और उस एस्टिमेशन इनकम पे जो भी आपका टैक्स का अमाउंट बनता है उनको आप प्रीवियस ईयर में ही 4 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर जमा करवा देते हैं। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर ये तो एस्टिमेटेड इनकम है, हो सकता है मेरी एक्चुअल इनकम कम या ज़्यादा आ जाए, तो उस केस के अंदर क्या होगा? तो देखो, अगर एक्चुअल इनकम कम आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअल इनकम ज़्यादा आ जाती है और ज़्यादा में भी एक लिमिट है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपकी एक्चुअल इनकम ज़्यादा आ गई तो ऑब्वियसली आपका टैक्स अमाउंट भी ज़्यादा आएगा, तो बैलेंस ऑफ द टैक्स अमाउंट आपको जमा करवाना पड़ेगा एंड विद इंटरेस्ट जमा करवाना पड़ेगा। इसलिए प्रैक्टिकली होता क्या है, लोग एडवांस टैक्स ज़्यादा ही जमा करवा के चलते हैं, ताकि अगर इनकम कम आ जाए तो ठीक है, गवर्नमेंट से हमें रिफंड मिल जाएगा, बट अगर ज़्यादा आ जाती है तो हमें 234B 234C के इंटरेस्ट देने पड़ते हैं, जिस पे अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे। देखिए, in a case where there is increase or decrease in the amount of advance tax on account of capital gain, casual income like winning horses, then the same shall be adjusted again the advance tax payable in the subsequent या next installment। देखिए क्या है, मैं आपको छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज आपने शुरुआत में कुछ इनकम एस्टिमेट की थी, मैं आपको यहाँ एग्जांपल देता हूँ 530, लेकिन हुआ क्या, 31 ऑफ दिसंबर को आपको लगता है नहीं यार ये मेरी इनकम 530 नहीं होगी, ये 10 लाख रुपए होगी। कितनी होगी? 10 लाख होगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 31 दिसंबर के बाद इंस्टॉलमेंट कब की आती है? 15 मार्च की आती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली 10 लाख पे टैक्स का अमाउंट कंप्यूट करेंगे। अब 10 लाख पे टैक्स का अमाउंट मोटा मोटा बनता है 1,12,500, जिसमें से आप एग्जम्पशन ले रहे हैं, ये मैं मानता हूँ 530 की जगह 10 है, इस पे 1,12,000 आ गया। इसमें आप 4% जोड़ दीजिए, 1 मिनट, 112,500 का 4% 4,500, तो ये 1,17,000 का अमाउंट बनता है। ठीक है, अभी तक आप 19,420 सोच रहे थे, लेकिन आपको लगा कि नहीं यार मेरे तो कैपिटल गेन ज़्यादा हो गया या लॉटरी विनिंग कार्ड गेम हॉर्स रेस से ज़्यादा हो गया, इस वजह से मेरी इनकम 10 लाख रुपए होगी, अब तो मेरा टैक्स का अमाउंट भी बढ़ गया। तो गवर्नमेंट कहती है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या करेंगे, यहाँ तक तो 19,240 चल रहा था, यहाँ आपका टैक्स अमाउंट जो है वो कितना हो गया, 1,17,000। तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव इंस्टॉलमेंट 1,17,000, तो आप यहाँ पर 1,17,000 में से 14,430 कितना आता है, 1,02,570। इस अमाउंट को फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट में जमा करा देंगे। और प्रैक्टिकली होता ही है, शुरुआत में तो लोग क्या करते हैं, कंप्यूट भी नहीं करते कि कितना है, वो जितना होता है उस हिसाब से जमा करा देते हैं। और जब फोर्थ इंस्टॉलमेंट का नंबर आता है ना, तब वो एक्चुअली में, क्योंकि उस समय तक आपको रफ आइडिया मिल भी चुका होता है, भाई फोर्थ इंस्टॉलमेंट की डेट क्या है, 15 मार्च है। ठीक है, आपको एक रफ एस्टिमेट मिल चुका होता है कि आप कितना कमा रहे हैं इस साल, एस्टिमेशन क्या है, तो उस हिसाब से आप पूरा एडजस्ट कर देते हैं और फाइनल इंस्टॉलमेंट के अंदर जो भी पैसा है वो गवर्नमेंट को जमा करवा देते हैं। If a bank is closed on the last day of payment of installment of advance tax, then such installment can be paid on the following working day
विदाउट लेवी ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B एंड 234C। ठीक है, तो अगर बैंक हॉलीडे तो आप वेरी नेक्स्ट डे उसे जमा करवा सकते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मोटा मोटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, चारों डेट्स आपको याद होनी चाहिए, परसेंटेजेस याद होनी चाहिए 15, 45, 75, 100। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक छोटा सा जो प्रैक्टिकल बताया है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, वैसे इसका डिस्कशन आगे आएगा। अगर आप 15 मार्च है, इनफैक्ट आप 31 मार्च तक भी एडवांस टैक्स जमा करवा देते हैं तो भी चलता है। एनी अमाउंट पेड बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स ऑन और बिफोर 31 मार्च शैल आल्सो बी ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स पेड ड्यूरिंग ईच फाइनेंशियल ईयर ऑन और बिफोर 15 मार्च। अगर आप 31 मार्च तक भी एडवांस टैक्स जमा करवा देंगे तो ये माना जाएगा कि आपने 15 मार्च या उससे पहले ही एडवांस टैक्स जमा कराया है। ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है, जनरली डाउट आ जाता है मन में कि सर 27 मार्च को कराया, 28 को कराया तो क्या। इनफैक्ट 31 मार्च से पहले करवाया तो भी ये माना जाएगा कि 15 मार्च से पहले आपने एडवांस टैक्स जमा करा दिया। चलिए बात करते हैं इंटरेस्ट अंडर 234B एंड 234C। 234A का इंटरेस्ट आप ऑलरेडी मेरे साथ पढ़ चुके हैं जब हमने देखा था कि अगर रिटर्न फाइलिंग लेट होती है तो कैसे इंटरेस्ट कंप्यूट होता है। 234B क्या है, सपोज आपने अपनी रिटर्न फाइल करी और उसमें आपका जो टैक्स का अमाउंट है वो बनता है 1 लाख रुपए, लेकिन आपने एडवांस टैक्स जो जमा करवाया प्रीवियस ईयर के अंदर वो जमा करवाया 80,000 रुपए, कम जमा करवाया। तो वेयर द एडवांस टैक्स पेड बाय द असेसी इज लेस देन 90% ऑफ द असेस्ड टैक्स, जो असेस्ड टैक्स का अमाउंट है उससे 90% से कम अगर आपने एडवांस टैक्स जमा कराया, मतलब अगर आपने, ये तो केस 1, केस 2 आपने एडवांस टैक्स जमा कराया है से 95,000, तो इस केस के अंदर तो 234B नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जो एडवांस टैक्स है वो 90% से ज्यादा है, लेकिन यहां पर क्योंकि 90% से कम एडवांस टैक्स जमा कराया है तो आपको 234B में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और if he fails to pay the advance tax, then interest under section 234B is levied at the rate of 1% per month or part of the month। मतलब proportionate month are not allowed। एक दिन का भी डिले हो गया तो पूरा का पूरा महीना माना जाएगा। ठीक है, कब से? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर अप टू द डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, मतलब 2019-20 है सपोज। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर। अब आपने जो 80,000 पे टैक्स जमा करा दिया था, 1 लाख बनता था, आपने अमाउंट जमा कराया 20 जुलाई को 2020, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स के अमाउंट पे 1% और कितने महीने के लिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1% फॉर एवरी मंथ, सो 4 मंथ, 4/12 मत कर देना, 1% पर मंथ है, पर एनम नहीं है ये। हाँ, तो आपको 800 रुपये 234B में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, ऑन द अमाउंट ऑफ असेस टैक्स माइनस एडवांस टैक्स पेड माइनस सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड, सीधा आप इतना ही कर लो, छोड़ो उसे, असेस टैक्स माइनस एडवांस टैक्स पेड। क्लियर? तो 234B का इंटरेस्ट कब लगता है, अगर आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी जो आपने निकाली उसके अगेंस्ट आपने एडवांस टैक्स जो है वो 90% से कम जमा करवा रखा है, तो जितना डिफरेंस अमाउंट है उस पे 1% पर एनम मंथ के हिसाब से आपको एडवांस टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। अब 234C का नंबर कब आता है, ध्यान से देखिए। वेयर एन असेसी फेल्स टू पे एनी इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स और मेक्स लेट शॉर्ट पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, मतलब जो आपको पता है 4 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, तो अगर आप कोई पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट लेट पे करते हो या अमाउंट कम पे करते हो इंस्टॉलमेंट में, तो 234C पिक्चर में आता है। कैसे आता है मैं आपको पूरे एक एग्जांपल से समझाऊंगा, ध्यान से देखना। थोड़ा सा यहाँ पर आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, एक बार में चीजें समझ उतनी अच्छे से तभी आएंगी जब आप पूरे फोकस होंगे। दिस सेक्शन शैल बी एप्लीकेबल इफ एडवांस टैक्स पेड अप टू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज लेस देन 12% ऑफ असेस टैक्स, 3 months 15% of assessed tax minus advance tax paid up to first installment। अब ये क्या है, मैं आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज मिस्टर ए है
उन्होंने क्या किया, सीधे 31 मार्च को 2 लाख रुपए का टैक्स जमा कराया। 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर, कोई भी इंस्टॉलमेंट उन्होंने बीच में जमा ही नहीं करवाई, ठीक है। 2 लाख का टैक्स जमा करवाया और सपोज उनकी इनकम जो है वो 15 लाख रुपए थी। अब उन्होंने सीधे 2 लाख रुपए बनाया और उस पर उनका टैक्स भी कितना बन रहा था, 2 लाख रुपए ही बन रहा था। और ये उन्होंने जमा कब करवाया, सीधे 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर को। उन्होंने कोई इंस्टॉलमेंट बीच में जमा नहीं करवाई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई जमा नहीं करवाई, सीधे 2 लाख रुपए 31 मार्च को जमा करवाए कि ये मेरा एडवांस टैक्स है। कायदे से उन्हें 4 इंस्टॉलमेंट्स में करवाना चाहिए था या नहीं, तो वो जो 4 इंस्टॉलमेंट्स में करवाना चाहिए था बट उन्होंने नहीं करवाया, सीधे 1 शॉट में वो भी 31 मार्च को जमा करा दिया। तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कंप्यूटेशन 234C में है। 234B किसकी बात कर रहा है कि अगर आपने एडवांस टैक्स का जो अमाउंट है वो अपने असेस टैक्स से 90% से कम रखा, ठीक है। 234C किसकी बात कर रहा है कि अगर आपकी इंस्टॉलमेंट्स जो कि 15, 45, 75 और 100 होनी चाहिए थी वो उतनी नहीं है तो क्या होगा। अब मैं इसे क्वेश्चन से समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। टैक्स ऑन टोटल इनकम 30 सितंबर 2019 को पे किया 3 लाख रुपए। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग भी ये है, डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न यही है। सिंस मिस्टर एक्स हैज नॉट पेड एडवांस टैक्स एट ऑल ड्यूरिंग द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर, तो 234B में इंटरेस्ट जाएगा कितना, 3 लाख का 1%, 6 महीने के लिए 18,000 रुपये, हाँ या ना। आप क्वेश्चन समझ रहे हैं। 3 लाख रुपए का टैक्स बना, उनकी ड्यू डेट जो थी वो 30/9 थी, रिटर्न भी उन्होंने 30/9 को फाइल करी, उन्होंने कोई एडवांस टैक्स जमा नहीं करा, तो 234B में 18,000 का इंटरेस्ट बना। अब कायदे से उनको, ध्यान से समझना, 15% अमाउंट कब तक जमा करवा देना चाहिए था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 जून तक, यस और नो। तो 15% ऑफ 3 लाख कितना बनता है, 45,000। इन्होंने कायदे से इनको जमा करवा देना चाहिए था, कब तक जमा करवा देना चाहिए था, 15 जून तक, लेकिन ये 15 जून तक जमा नहीं हुआ। तो कैसे इंटरेस्ट लगेगा, देखो, एडवांस टैक्स पेड अप टू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज लेस देन 12% ऑफ असेस टैक्स। 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा किस अमाउंट पे, 15% ऑफ असेस टैक्स माइनस एडवांस टैक्स पेड अप टू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। मतलब देखो 3 लाख का 15% कितना बनता है। असेस्ड टैक्स का मतलब क्या है यहाँ पे, असेस्ड टैक्स का मतलब है यहाँ पे फाइनल टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। अब उसका 15% 45,000, क्या उन्होंने कोई एडवांस टैक्स जमा करवाया, माइनस एडवांस टैक्स पेड अप टू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, नहीं, 1 रुपए का भी एडवांस टैक्स उन्होंने जमा नहीं करवाया, 0 है। तो 45,000 में से माइनस कुछ भी नहीं होगा, पूरे 45,000 पे इंटरेस्ट कंप्यूट होगा। किस रेट से होगा, 1% से, ये देखिए। और कितने टाइम के लिए होगा, ये टाइम बकायदा 234C में बताया हुआ है, 3 महीने के लिए कंप्यूट होगा, ये टाइम पीरियड फिक्स है। 3 मंथ्स के लिए आगे इंटरेस्ट ये कंप्यूट होगा, 3 मंथ्स, तो ये 1350, ठीक है। अब कायदे से उन्हें 45% कब तक जमा करवा देना चाहिए था, 15 सितंबर तक, नहीं करवाया। तो अब क्या होगा, आप निकालेंगे 3 लाख का 45%, 1,35,000, उस पर 1%। अब उस पर भी उन्होंने क्या टाइम बोला है, 3 महीने, तो इंटू 3 मंथ्स 4050। आप यहां पे समझिए, कोई एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाया, इसलिए माइनस सब जगह 0 होगा, समझ में आई बात। अब अगले में 75% हो जाना चाहिए था, तो 3 लाख का 75% 225, उसका 1%, अगेन कुछ भी जमा नहीं कराया तो माइनस 0 होगा। और कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 3 महीने का, इंटू 3, कितना हो गया, 6750। फिर 1 मंथ का 100% ऑफ असेस टैक्स, मतलब 3 लाख का 100%, ठीक है, और 3 लाख का 100% हो गया, 1% फॉर 1 मंथ कितना हो गया, 3000। तो 234C का इंटरेस्ट आ जाएगा 15150, टोटल इंटरेस्ट हो गया 33,150। समझ में आई बात, श्योर। 234A का यहाँ पर उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं बनेगा क्योंकि उन्होंने रिटर्न टाइम पे फाइल कर दी है। तो 234A जिसमें इंटरेस्ट लगता है कब, जब आप रिटर्न डिले फाइल करते हैं। 234B अगर आपका एडवांस टैक्स का अमाउंट जो आपने जमा करवाया है वो आपकी असेस टैक्स लायबिलिटी जो है
उसके 90% से कम है। और 234C जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, अब जैसे मैं यहाँ बता रहा था कि इनकम 15 लाख थी, 2 लाख का टैक्स बनता है, सीधे 31 मार्च को जमा कराया। कायदे से उनको 2 लाख का 15% 15 जून को जमा करवा देना चाहिए था, नहीं करवाया उन्होंने। तो ठीक है बेटा भुगत, फिर 2 लाख का 15% कितना होता है 30,000, उस पर 1% इंटू 3 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा अंडर 234C। फिर 30,000 फिर 2 लाख का कायदे से 45% जमा करा देना चाहिए था, नहीं करवाया। तो फिर कितना आएगा 90,000, उसका 1%, 2 भाई उस पर भी इंटरेस्ट। तो इस तरीके से जो है फिर 75 करवाना चाहिए था, तो कितना आएगा 1,50,000 का 1% फॉर 3 मंथ, फिर 2 लाख इसका 1% फॉर 1 मंथ। तो ठीक है, चाहे उसने 31 मार्च को जमा करा दिया 2 लाख रुपए, 2 लाख ही टैक्स बन रहा था, वो 234B से बच गया, सेव हो गया, लेकिन वो 234C से नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि उसने इंस्टॉलमेंट्स उसकी टाइम पे जमा नहीं करवाई। तो गवर्नमेंट ने हर तरफ से घेर रखा है, कहीं से भी आपको छोड़ा नहीं है। फटाफट इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए फास्ट।